सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिस्टम की। तो इसके पीछे हम बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़ ही रहे थे, तो यहाँ पे बात सीधी आ गई सिस्टम की। तो सिस्टम क्या होता है, वो एक इनपुट को लेता है और एक आउटपुट हमारा जो भी डिज़ायरेबल है वो दे देता है। अब इनपुट, तो इनपुट कौन सा इनपुट वो बात करेंगे कि कौन से इनपुट्स को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है इम्पल्स, देन स्टेप, देन रैम, देन पैराबोलिक। इस तरीके से ये सारे के सारे क्या हैं हमारे टाइम डोमेन। ये टी मतलब टाइम डोमेन के इनपुट हैं, ये टी टाइम डोमेन के इनपुट हैं सारे के सारे। तो इसमें से पहला जो इनपुट है इम्पल्स, जो कि डेल टी होता है, वो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, ये सिग्निफिकेंस फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो वो शॉक के लिए यूज़ होता है, मतलब डिटेक्ट करने के लिए कि हमारा जो सिस्टम है वो शॉक को झेल सकता है या नहीं। तो ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, यूज टू स्टडी स्टेबिलिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा इम्पल्स फंक्शन होता है या इम्पल्स इनपुट होता है, वो एक सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में हमको बताता है। देन स्टेप वो बताता है पोजीशन के बारे में। देन वेलोसिटी, हमारा रैम वेलोसिटी, एंड पैराबोलिक हमारा एक्सेलेरेशन के बारे में। ये बताते हैं एबिलिटी के बारे में। अब हमारा कोई चीज़ अगर स्टेबल होगा तभी तो वो एबल होगा। तो पहला जो स्टेप है वो स्टेबिलिटी है, एंड उसके नेक्स्ट स्टेप हमारा एबिलिटी है। तो पहले चीज़ स्टेबल होनी चाहिए, उसके बाद फिर वो एबल है कि नहीं वो देखी जाएगी। तो ये सारा का इनपुट, उसका सिग्निफिकेंस और उसका यूज़ ये देखा। अब ये जो 4 तरीके के इनपुट है ये तो ठीक है। अब जो 5वां इनपुट है हमारा साइनसॉइडल इनपुट, वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको स्टडी करते हैं, तो वो आगे आएगा। अभी हम टाइम डोमेन की बात कर रहे हैं। तो जो साइनसॉइडल इनपुट है, लाइक ए साइन, ये हमारा साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये हमारा साइनसॉइडल इनपुट है। तो इसको हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, क्योंकि ये ऑसिलेशन इसमें होता है, इसमें प्रेजेंट होता है इस इनपुट के अंदर। तो बेसिक चीज़ खत्म हुई। उसके बाद रेस्पॉन्स एनालिसिस ओनली फॉर स्टेबल सिस्टम। अब ऊपर जो बात करी थी हमने कि एक सिस्टम है, तो विच इनपुट तो हमने देख लिया कि ये इनपुट क्या है। अब ये जो सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम है वो भी देखना जरूरी है, किस सिस्टम को हम स्टडी करते हैं। तो सिस्टम को स्टडी करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम किस पैरामीटर को यूज़ करते हैं, वो है ऑर्डर ऑफ सिस्टम। और ऑर्डर हमें कैसे पता चलता है, ऑर्डर ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स। तो ये याद रखेंगे, ऑर्डर ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का ऑर्डर हमें उसमें कितने नंबर ऑफ पोल्स है उससे पता चल सकता है। तो नंबर ऑफ पोल्स हमने निकाले, तो हम सीखेंगे नंबर ऑफ पोल्स के अंदर पहले तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, मतलब 1 पोल और 2 पोल वाले। तो इनको हम प्रोटोटाइप सिस्टम भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों है उसको भी अभी देखेंगे। अब पेन और पेपर पे इनको सॉल्व करना तो ठीक है, पेन एंड पेपर पे हमारा अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट की एंड सेकंड की, ठीक है, मतलब ओके फर्स्ट ओके या सेकंड भी काम चल जाएगा। पर थर्ड ऑर्डर या उससे आगे का अगर आता है ऑर्डर के सिस्टम, तो उनको पेन पेपर पे उनका एनालिसिस करना, सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हायर ऑर्डर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैटलैब का, सिमुलेशंस का, अलग अलग सॉफ्टवेयर का। बट फिर भी डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हम थर्ड और फोर्थ ऑर्डर को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको हम यूज़ करते हैं कैस्केड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो थर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं कैस्केड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फोर्थ में 2 केस हैं हमारा, फर्स्ट सेकंड या फिर और सेकंड। तो कैस्केडिंग करी हमने जो लोअर ऑर्डर सिस्टम्स हैं उनको, और हमने हायर ऑर्डर को बनाया इस तरीके से। इसी वजह से हम फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर को क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप सिस्टम। इनको बोलते हैं प्रोटोटाइप सिस्टम्स। तो विच सिस्टम एंड विच इनपुट, ये पूरा डिटेल यहाँ पे हमारा निकला। अब आते हैं अपना, स्टार्ट करते हैं मेन टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के अंदर। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, बेसिक बिल्कुल पहले ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। ये जो मॉडल है इसको ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, TF मॉडल। सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक लो पास फिल्टर को लिया है, जो कि ऐसे बनता है। आपका ये रजिस्टर है, ये आपका कैपेसिटर है। रजिस्टर के अराउंड हमने वोल्टेज को RT लिया है, और कैपेसिटर के अराउंड हमने लिया है CT। दिस इज़ अ वोल्टेज। ये क्या है, एक कैपेसिटर को हमने ऐसे लगाया, रजिस्टर को ऐसे, इसके अराउंड हम आउटपुट लेंगे VO। तो ये हमारा हाई पास फिल्टर है, एंड ये अलग अलग तरीके के सिस्टम लिए हैं। ये अभी फिलहाल सब फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंडविड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉइज। तो ये याद रखेंगे। इसी एक पॉइंट से कंक्लूजन निकलता है कि बैंडविड्थ हमारा नॉइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा बैंडविड्थ होगा उतना ही ज़्यादा नॉइज़ होगा। तो ये हमने लिखा है कि हम LPF लो पास फिल्टर को प्रेफर करते हैं। तो किस वजह से प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें
काफ़ी लो फ्रिक्वेंसी का हमारा सिग्नल होता है, तो उसकी बैंडविड्थ भी लो होती है, जिसकी वजह से हमारा जो नॉइज़ है वो भी लो होगा एक लो पास फिल्टर में। तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर एनालिसिस हम इस वाले सिस्टम को कंसिडर करते हैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर। बाकी हम लेने के हाई पास फिल्टर है और ये बाकी जो हमारे हैं किसी को भी ले सकते हैं, सब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। तो ये पढ़ते हैं पॉइंट, कंट्रोल सिस्टम में इन एनालिसिस एंड ऑल्सो इन प्रैक्टिस इज प्रेफर्ड टू बी लो पास फिल्टर। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम जो हम एक सिस्टम ले रहे हैं तो लो पास फिल्टर को प्रेफर करते हैं, बिकॉज इफ द बैंडविड्थ इज हाई देन इफेक्ट ऑफ नॉइज विल ऑल्सो भी हाई ड्यू टू विच कंट्रोल सिस्टम में फेल टू टेक द कमांड। और जब इफेक्ट ऑफ नॉइज बहुत ज़्यादा होगा तो कंट्रोल सिस्टम फेल कर जाएगा टू टेक द कमांड जो भी हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो लो पास फिल्टर को ही यूज़ क्यों करते हैं, इसका रीज़न निकल के आया। अब लो पास फिल्टर क्या है, ये है आपका यहाँ पे R और यहाँ पे आपका C, तो इसके अराउंड हमारा आउटपुट CT। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में ये हमारा CS 1/SC अपॉन R प्लस 1/SC इंटू RS, तो हमारा ये निकल के आया। इसको सॉल्व करके हमारा जो C/R निकल के आया, C/CS/RS, तो ये है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, तो 1/1 + SRC। अब यहाँ पे दो अलग अलग पैरामीटर हैं R एंड C, दो अलग अलग पैरामीटर को लेके एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जब हमें मौका मिल रहा है कि दोनों पैरामीटर को मर्ज करके एक पैरामीटर बना दें और उससे सिंगल पैरामीटर से एनालिसिस करें तो वो ज़्यादा सही है। तो इसको हमने एक पैरामीटर बना दिया टाइम कांस्टेंट R × C। तो CS/RS इज़ 1/1 + ST। यहाँ पे जो हमारा T है ये इंपॉर्टेंट है, टाइम कांस्टेंट। अब ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, QS = 1 + ST = 0। तो ये जो इक्वेशन है हमारी ये पूरी, ये हमारे स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की इक्वेशन है। यहाँ से निकल के आया है क्लोज लूप पोल S = -1/T, या बोले तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा जो निकल के आया, जो ऊपर भी लिखा था फिर से कि 1/1 + ST। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसको याद रखेंगे, = CS/RS, ये हमारा है। अब बात करते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स की। इसमें पहला इनपुट देते हैं, ये हमारा सिस्टम था, सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है। अब इसमें हम इनपुट देने शुरू करते हैं। तो नंबर 1 इनपुट हमारा क्या है, इम्पल्स है, इम्पल्स। तो इम्पल्स का जो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1 है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो 1 है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी में 1 को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ओके, इसमें हम मानते हैं कि 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस CS से अगर हम CT बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, UT बन जाएगा। ये बन जाएगा 1/T, ये जो कोफिशिएंट है e⁻t/T। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो 1/T है ये हमारा क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है। एंड ये जो हमारा e⁻t/T है, इसका जो डिनोमिनेटर है कैपिटल D, ये हमारा टाइम कांस्टेंट है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो जाती है। लाइक अगर हमको ऐसा दिया है इम्पल्स रिस्पॉन्स, दिस इज इम्पल्स रिस्पॉन्स 2 × e⁻u(t), तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, तो अगर हम करते हैं 1/T टाइम पीरियड को, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है ये जो है इसको ले लेते हैं, तो T हमारा 1/2 आ जाएगा, मतलब 0.5। तो ये गलत होगा। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, 1/T को हम क्या लेंगे, यहाँ पे 4 लेंगे, ये 4, ये दिस इज़ 4T है, तो इसको हम क्या लेंगे 4, या फिर क्योंकि ये 1/T है, या फिर बोलें तो T को लेंगे 1/4, दिस इज T को, ये T को 1/4, या फिर T = 0.5। तो ये हमारा करेक्ट होगा। तो इसमें जो हमारा एम्पलीट्यूड और ये जो टाइम कांस्टेंट है ये याद रखना है। टाइम कांस्टेंट हम यहाँ से निकालेंगे। अगर बात करें कि ये भी 4 हो जाता है इन केस, तो क्या होता, तो आंसर सही है। इसको आप लेते 4, इससे सॉल्व करते तो आंसर सही आ जाता, पर वो होता कोइंसिडेंस जस्ट, तो वहाँ से आंसर गलत हो सकता है। इसलिए ये एम्पलीट्यूड है और टाइम कांस्टेंट हमारा इसके डिनोमिनेटर में आता है T/T। तो ये याद रखेंगे। अब ये हमने फिर से इम्पल्स रिस्पॉन्स लिखा, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखा इसी को, A × e⁻t/T U × T। तो ये जो हमारा 1/T आ रहा है, इसको हमने A ले लिया, एक कांस्टेंट ले लिया, तो ये हमारा निकल गया है, ये एक इक्वेशन निकल गया है, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सो इसके CS का हम जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, या तो इसको C(S) बोले या इम्पल्स रिस्पॉन्स बोले, तो इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो इधर हमारा y एक्सिस पे इम्पल्स रिस्पॉन्स और टाइम एक्सिस पे हमारा x एक्सिस पे t। तो अगर आइडियल की बात करें, ये हमारा आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स है जिसका स्लोप जो होता है
स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट ए और टेंजेंट। तो इसका स्लोप हम निकालेंगे अभी। और ये जो ग्रीन वाला है ये वाला, ये जो ग्रीन वाला, ये आपका प्रैक्टिकल इम्पल्स रिस्पॉन्स है, या फिर बोले कि ट्रांजिएंट का प्लॉट है। प्रैक्टिकल इम्पल्स रिस्पॉन्स ही हमारा ट्रांजिएंट होता है, ये थोड़ा सा कर्वी होता है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे करके कुछ समथिंग, तो थोड़ा सा कर्व होता है प्रैक्टिकल के केस में। और ये वाला जो हमारा है ये दिस इज आइडियल। तो टी इक्वल टू टी पे हमारा ये क्या है, वन टाइम कांस्टेंट है, मतलब इतने टाइम में हमारा ट्रांजिएंट डाई हो जाना चाहिए था। बट ऐसा प्रैक्टिकली तो नहीं होता है। प्रैक्टिकली एकदम जो होगा कि ट्रांजिएंट डाई हो जाएगा या 100% आउटपुट हमको मिलेगा तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि कभी पूरा आउटपुट मिलेगा ही नहीं, लेकिन मतलब लगभग हमें कुछ नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट के बाद हमें आउटपुट लगभग 99% मिल जाता है। सो ट्रांजिएंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ से निकल के आई। अगर बात करें ZIR जीरो इनपुट रिस्पॉन्स और ZSR की, तो हम ZIR को यूज़ नहीं करते, उसको हम पता नहीं कर सकते। ZSR होता है जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। तो उसके दो सब कैटेगरीज होती हैं, पहला हमारा स्टेडी स्टेट एंड सेकेंड वन इज ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट जो होता है उसकी वजह से ही हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलता है। ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स हम बात कर रहे हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल इम्पल्स रिस्पॉन्स है, वो हमारा एक्चुअल में क्या होता है, वो ट्रांजिएंट होता है। तो ये बात हो रही है कि जो प्रैक्टिकल इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो ट्रांजिएंट है, या नेचुरल इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात अगर करें। ओके, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड दे आर डाइंग। इम्पल्स रिस्पॉन्स ही हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है और समय के संग डाई कर रहा है, मतलब वो 0 टेंड्स टू 0 आ रहा है। ओके, और जब ट्रांजिएंट खत्म हो होगा सिस्टम स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। और जब ट्रांजिएंट खत्म हो जाएगा तो मतलब ये जो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है हमारा ये, तो ये क्या है, जब ट्रांजिएंट खत्म हो जाएगा, ट्रांजिएंट एंड, तो ये स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, स्टेडी स्टेट बन जाएगा। और देखते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एनी सिस्टम रिप्रेजेंट्स ट्रांजिएंट ऑफ द सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, वो जो ऊपर बात बोली भी कि वो ट्रांजिएंट को शो करता है फॉर अ सिस्टम। और इम्पल्स रिस्पॉन्स में भी क्या बात हुई है, प्रैक्टिकल इम्पल्स रिस्पॉन्स की, स्पेशली फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की। फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल इट मस्ट अटेन स्टेडी स्टेट विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द ट्रांजिएंट डाइज। तो जब सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब वो स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगा। और स्टेडी स्टेट को अचीव कब करेगा, जब हमारा ट्रांजिएंट डाई हो जाएगा। हैंस इफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। और ये ऐसा कब होगा, जब हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है, मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स ही ट्रांजिएंट है, तो वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन आता है, हमारा ये एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी इम्पल्स रिस्पॉन्स, मॉड ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स का विद रिस्पेक्ट टू dt ये लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए या फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आर स्लगिश। और कुछ प्रॉपर्टीज़ है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की। स्लगिश का मतलब है कि काफ़ी स्लो होते हैं। एग्जाम्पल वाटर हीटर, स्पीड ऑफ फैन, मतलब जो फैन हमारा है, स्पीडोमीटर, ये सिस्टम सारे फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। नोट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज स्लगिश, फिर से वही पॉइंट। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, जितने भी हो गए, लेवल कंट्रोल सिस्टम्स हो गए, स्पीड कंट्रोल सिस्टम हो गए, ये सारे फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, ये थोड़े से स्लो होते हैं। अब जो ऊपर से हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाला था, इम्पल्स रिस्पॉन्स इक्वल टू a इंटू ई रेज टू माइनस टी बाई कैपिटल T, ये हमारा टाइम कांस्टेंट था। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t कर देते हैं, इसको इम्पल्स रिस्पॉन्स को, तो ये हमारा क्या होगा, e रेज टू इसका कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा -1/t। अब एट t इक्वल टू 0 अगर बात करें तो हमें स्लोप मिल जाएगा, जो ऊपर हमारा ग्राफ में कर्व था। अगर t को 0 करते हैं तो स्लोप क्या आया हमारा, -a/t। इसको कंपेयर करते हैं y/x से, तो ये हमारा ये क्या बता रहा है, माइनस नेचर ऑफ स्लोप बता रहा है। जो हमारा ग्राफ था वो कैसा था, आइडियल वाला ऐसा था, और नॉन आइडियल वाला हमारा ऐसा था। ऐसा, तो ये क्या दिखा रहा है, इसका जो स्लोप है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेचर ऑफ स्लोप को डिनोट कर रहा है। और a/t ये वैल्यूज है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे, ये t है, ये वैल्यू t है, और ये वैल्यू आपकी हाइट a है। अब फिर से ग्राफ को बनाते हैं। अब बात करेंगे पहले तो आइडियल केस की। ये जो केस है ये वाला, ये केस हमारा आइडियल है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, वन टाइम कांस्टेंट खत्म हो रहा है, मतलब आइडियली तो ट्रांजिएंट यहीं पे डाई हो जाना चाहिए और स्टेडी स्टेट में सिस्टम को चले जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता।
तो इसी पॉइंट पे अगर हम देखें प्रैक्टिकल वाले कर्व में ये कहाँ टच कर रहा है, इस जगह टच कर रहा है ये, तो इस एक्सिस पे कितना 37% है या 0.37 ए के इक्वल है। और अगर यहाँ देखें तो कितना बच रहा है 63%, तो 63% प्रैक्टिकली हमारा टांजेंट डाइड आउट होता है 63% पे जाके। ये हमारा प्रैक्टिकल केस की बात है, जो ये टी इक्वल टू टी है 1 टाइम कांस्टेंट पे 63% हमारा प्रैक्टिकली ट्रांजिएंट डाइड आउट हो जाता है 1 टाइम कांस्टेंट में। ये इंपॉर्टेंट बात है, किसके रेफरेंस में देख रहे हैं कि एक टाइम कांस्टेंट पे जब पूरा 100% हो जाना चाहिए था आइडियली, तो प्रैक्टिकली कितना होता है, प्रैक्टिकली 63% होता है हमारा ट्रांजिएंट डाई। Ideally, time constant capital T is defined as the time required for the transient to die out completely। तो ideally क्या है, एक टाइम कांस्टेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि एक टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें हमारा आइडियली ट्रांजिएंट पूरा डाई आउट हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली टाइम कांस्टेंट क्या है, इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 63% ऑफ द ट्रांजिएंट टू डाई आउट। तो ये 63% हमारा होगा प्रैक्टिकली। फिर देखते हैं आगे, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल प्लॉट ग्राफ्स कैन ओनली बी स्टेबल। तो जो हमारे एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होंगे केवल और केवल वही हमारे स्टेबल होंगे। तो ये तो इम्पल्स रिस्पॉन्स का हमने लिखा फॉर्मूला फिर से, a इंटू ई रेस टू टी माइनस 1/t इंटू यू टी। ये यू टी ज़रूरी है लिखना, इसको देखेंगे क्यों। तो ये अगर हम बात करते हैं कि 1/t ये पॉजिटिव आ रहा है तो पोल्स आर हमारे राइट साइड में होंगे, और 1/t हमारा अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है तो पोल हमारे 0 पे होंगे। ओके, तो ये दोनों ही केस जो हमारे ऊपर वाले हैं, ये दोनों केस हमारे नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। तो हमारा जो क्या होता है कि पोल्स लेफ्ट साइड में लाई करनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होने के लिए। फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। ये तो इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट हो गया। फॉर द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ कॉजल एलटीआई सिस्टम टू बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ऑल द CL poles such that closed loop poles such that all the roots of characteristic equation must be located in the left side। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सारे रूट या क्लोज रूट्स या क्लोज लूप पोल्स जो हैं वो सारे के सारे हमारे लेफ्ट साइड में लाई करने चाहिए। कहाँ, एस प्लेन के, एस प्लेन है इसके लेफ्ट साइड में। तो ऊपर हमने देखा भी कि ये जो राइट साइड वाला केस है ये दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका जो एरिया है वो फाइनाइट नहीं है, साफ दिख रहा है। ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा और ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, बट जो ये वाला ग्राफ था कुछ ऐसा, ये वाला ये 0 को टच कर जाएगा। भले ही इन्फिनिटी पे टच करेगा पर कभी तो कर जाएगा। तो इसका जो एरिया है वो फाइनाइट है, ये फाइनाइट है। और ये किस केस में होता है, ये केवल और केवल लेफ्ट वाले केस में होता है, लेफ्ट साइड में जब लाई कर रहा है। तो यहाँ से निकल के आया, क्योंकि ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है ये दोनों ग्राफ, राइट साइड वाला और 0 वाला। इफ एनीथिंग डिफाइंड फ्रॉम टाइम 0 टू इन्फिनिटी दैट इज कॉजल। अगर कोई चीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं 0 से इन्फिनिटी के लिए तो वो कॉजल होता है, और इसीलिए हम यूटी को यूज़ करते हैं। यूटी की वजह से वो हमेशा सिग्नल कॉजल रहता है। और कोई चीज़ अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 को डिफाइन हो जाए तो वो नॉन कॉजल, क्योंकि फ्यूचर पे डिपेंड करिए, और फ्यूचर पे तो मतलब हम कुछ प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते किसी भी सिस्टम के रिगार्डिंग। तो इसी वजह से हम हमेशा यूटी को यूज़ करते हैं और सारे के सारे सिस्टम कॉजल होते हैं। अब सेकेंड इनपुट लेते हैं अपना, अलग स्टेप रिस्पॉन्स को लेते हैं अब। ओके, तो यूटी को लेते हैं। यूटी का ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लिखें तो 1/s, तो वो जो हमारा हमने पीछे लगाया था ये हमने निकाला था CS इक्वल टू 1/1+ST। वहाँ पे हमने 1 मल्टीप्लाई किया था क्योंकि वहाँ पे डेल्टी को यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे यूटी को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए 1/s से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद फिर से इसका इन्वर्स निकाल के CT निकालेंगे। तो CT 1 माइनस इसको जब करेंगे ये इंटू 1/s है, इसी वजह से 1 माइनस e⁻t/t ut। अब इसमें दो अलग अलग हमारे कंपोनेंट आ गए। ये हमारा स्टेडी स्टेट कंपोनेंट है, ये हमारा ट्रांजिएंट कंपोनेंट है। इट हैज़ बोथ पार्ट ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एक्सेप्ट इम्पल्स रिस्पॉन्स। केवल इम्पल्स रिस्पॉन्स के अलावा सबके अंदर ऐसा ही होता है, मतलब ट्रांजिएंट भी होगा और स्टेडी स्टेट भी होगा। ऑल अदर रिस्पॉन्स है बोथ स्टेट साइमल्टेनियसली। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल और केवल हमारा कहाँ नहीं होता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स के अंदर नहीं होता है। द पार्ट दैट डाइज आउट विद टाइम इज ट्रांजिएंट। और जो पार्ट हमारा टाइम के संग डाइड आउट हो जाता है वो ट्रांजिएंट होता है। तो ऊपर पढ़ ही लिया था। द पार्ट लेफ्ट ओवर आफ्टर ट्रांजिएंट डाइड इज स्टेडी स्टेट। जो पार्ट बच जाता है ट्रांजिएंट के खत्म होने के बाद भी उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं।
तो ये ग्राफ देखते हैं इसका स्टेप रिस्पॉन्स का, ये दिस इज SR स्टेप रिस्पॉन्स। तो ये हमारा 1 टाइम पीरियड ये डिनोट कर रहा है इस जगह पे, 1 टाइम पीरियड पे। तो ये हमारा जो है फर्स्ट ऑर्डर, ये हमने कुछ ऐसा बनाया है, जब ये हमारा एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 है तो ये हमने कुछ ऐसा बनाया है। अब इसमें 2 हमने केसेस और लिए हैं, एक हमने ये लिया है। अच्छा, ये ऊपर को अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब है इनका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, स्लोप इज पॉजिटिव, नेचर ऑफ स्लोप। तो ये जो 1 है ये स्टेडी स्टेट वैल्यू है, मतलब जब ग्राफ हमारा इसको टच कर लेगा तो स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगा। आइडली क्या होता है, सॉरी, आइडली क्या होता है कि आपका जब 1 टाइम कांस्टेंट कंप्लीट हो रहा है तो आपका ये टच कर लेना चाहिए स्टेडी स्टेट को, आपका ये जो रेड वाला है, ये वाला है जो एरो बनाया है ये। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली क्या होता है कि बहुत लेट जाके अचीव करता है। यहाँ पे मान लो कहीं पे अचीव कर रहा है स्टेडी स्टेट को, यहाँ पे अचीव कर रहा है, और ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू 100% होगी, तो 1 टाइम कांस्टेंट में कितना अचीव कर लेगा, तो वही सेम 63%। तो 63% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू को अचीव कर लेगा 1 टाइम कांस्टेंट पे। अगर देखें मतलब ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, और इसने कितना अचीव किया, इसने इतना अचीव किया है प्रैक्टिकली, तो ये कितनी वैल्यू है, 63% है। तो ऐसे इस ग्राफ को समझेंगे। स्टेप रिस्पॉन्स की बात करें तो स्टेप रिस्पॉन्स 1 - a - T/T इंटू UT होता है। अगर C, इसी में हम C0 देखें तो C0 0 इनिशियल वैल्यू, और C इन्फिनिटी को देखें तो वो आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो 1 फाइनल वैल्यू आ गई। तो ये 0 हमारा C0 0 इनिशियल वैल्यू है और इन्फिनिटी हमारी फाइनल वैल्यू है, सॉरी 1 फाइनल वैल्यू है इन्फिनिटी पे। ये स्टेडी स्टेट है, मतलब इन्फिनिटी पे ये। फ्रॉम द स्टेप रिस्पॉन्स प्रैक्टिकली टाइम कॉन्स्टेंट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन 63% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो प्रैक्टिकली क्या है, स्टेप रिस्पॉन्स कैसा हमारा इनपुट है जिसके लिए टाइम कांस्टेंट को 63% मतलब टाइम लगता है। प्रैक्टिकली हम टाइम कांस्टेंट को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं स्टेप रिस्पॉन्स के लिए। तो टाइम रिस्पॉन्स वो टाइम है जब हमारा स्टेडी स्टेट वैल्यू 63% तक अचीव हो जाता है, ओनली 63%, नॉट 100। इफ सिस्टम इज स्टेबल देन द स्टेबल इन बोथ इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड स्टेप रिस्पॉन्स। अगर सिस्टम स्टेबल है तो फिर वो दोनों जगह ही स्टेबल होगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स में भी होगा और स्टेप रिस्पॉन्स में भी होगा। द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड ईदर फ्रॉम इम्पल्स रिस्पॉन्स और फ्रॉम स्टेप रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स इज प्रेफर्ड। तो दोनों तरीके से हम स्टेबिलिटी को निकाल सकते हैं, या तो इम्पल्स रिस्पॉन्स से भी निकाल सकते हैं या फिर स्टेप रिस्पॉन्स से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इम्पल्स रिस्पॉन्स को प्रेफर करते हैं। एज वी कैन डिटेक्ट वेदर सिस्टम इज स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल और अनस्टेबल। तो हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल है कि मार्जिनली स्टेबल है कि अनस्टेबल है। सो स्टेबिलिटी को हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हमारा स्टेबल हो गया, मार्जिनली स्टेबल हो गया और अनस्टेबल हो गया। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टेप रिस्पॉन्स है वो हमारा मार्जिनली स्टेबिलिटी को एनालाइज नहीं कर सकता है। इसी वजह से हम बार बार बोल रहे हैं कि हम इम्पल्स रिस्पॉन्स को प्रेफर करते हैं स्टेबिलिटी को निकालने के लिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स को एज अ इनपुट देना। तो जो ऊपर आपने ग्राफ देखा था उसको फिर से देखते हैं और कुछ अलग अलग पैरामीटर्स को और देखते हैं। उसके पहले ये देखते हैं कि जो हमारा टी है, ये जो टाइम कांस्टेंट है, ये सिस्टम का पैरामीटर है। सिस्टम का पैरामीटर मतलब कि जो ट्रांसफर फंक्शन लिखा है एज टी इज सीन इन ट्रांसफर फंक्शन हैंस इट इज सिस्टम पैरामीटर, ये है एज सीन इन ट्रांसफर फंक्शन सो हैंस इट इज अ सिस्टम पैरामीटर। तो जो चीज़ हमें ट्रांसफर फंक्शन के अंदर दिखती है वो हमारा सिस्टम पैरामीटर होता है, और सिस्टम पैरामीटर हमारा हेल्प करता है बाकी रिस्पॉन्स पैरामीटर्स को निकालने के लिए। तो ये जो इस ग्राफ में दिखेंगे सारे रिस्पॉन्स पैरामीटर है। लाइक टी क्या है आपका 50% ट्रांजिएंट को अचीव करने में जो हमारा टाइम लग रहा है वो डिले टाइम, वो टी है। सिमिलरली हमारा जो ये 10% से लेके, ये 10% से लेके और 90% तक जो जा रहा है, ये 90% तक जा रहा है, ये हमारा टी है, ये राइज टाइम इसको कहते हैं, राइज टाइम। सिमिलरली ये तो हमारा क्या था, 1 टाइम कांस्टेंट था। सिमिलरली ये क्या है हमारा सेटल टाइम है, मतलब आपका जो आउटपुट है वो 2% का जो टोलरेंस बैंड है, ये 2% का, मतलब 98% से लेके 100 के बीच में ये रहे हमारा आउटपुट। तो उस स्टेज तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है उसको हम सेटल टाइम बोलते हैं। और ये क्या है हमारा, ये फाइनल है, ये हमारा ESS है, ये एरर ऑफ स्टेडी स्टेट है।
मतलब ये क्या होता है अभी देखते हैं, नीचे एक एक करके डेफिनेशन देख लेते हैं आपकी। तो डिले टाइम क्या है, टाइम टेकन बाय द स्टेप रेस्पॉन्स टू रीच 50% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट कर रही है। राइज टाइम, टाइम टेकन बाय द स्टेप रेस्पॉन्स टू रीच 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 10%, तो यहाँ पे स्टार्ट 10% से कर रहे हैं। फिर सेटलिंग टाइम, टाइम टेकन बाय स्टेप रेस्पॉन्स टू रीच एंड स्टे विद इन द स्पेसिफाइड टोलरेंस बैंड यूजली 2%, तो वहाँ तक पहुँचे और उसी 2% के बैंड में रहे, उस चीज़ में कितना टाइम लग रहा है, तो हमारा सेटलिंग टाइम है। एंड स्टेडी स्टेट एरर ESS, स्टेडी स्टेट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स। तो जो वैल्यू हमने डिजायर करी थी, मतलब जो चाहिए थी, उस वैल्यू के बीच में और जो फाइनल हमें मिली है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा एरर होता है। मतलब वही बात है कि जितना चाह रहे हैं उससे जितना हमारा आउटपुट इधर उधर भाग गया तो एरर की वजह से भाग गया ना, तो उसका डिफरेंस हमें एरर देगा। तो स्टेप रिस्पॉन्स क्या है हमारा, ये है 1 - e⁻t / t। स्टेप रिस्पॉन्स मतलब UT की वजह से। तो डिले टाइम इसमें अगर निकालेंगे मतलब 50% को ये अचीव कर रहा है, तो इसको लिखेंगे 50% के इक्वल। टी को यहाँ पे हमारा टी किससे रिप्लेस कर देगा, डिले टाइम TD से। तो इसमें जो ये टी हुआ करता था इसको हमने TD कर दिया और इसको 50% मतलब 0.5 के इक्वल लग दिया, तो TD आ गया हमारा 0.693T, मतलब इन द टर्म ऑफ सिस्टम पैरामीटर आएगा ना। तो ये क्या होता है, अब ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है या नेचर बोले कि ये डिफरेंट पैरामीटर हमको बताते क्या हैं। तो जो डिले टाइम होता है वो हमको स्लगिशनेस के बारे में बताता है, या सिस्टम कितना स्लो है, और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये जितनी ज़्यादा वैल्यू ये ज़्यादा आएगी उतना ही हमारा सिस्टम स्लो होगा। ओके, TD की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। राइज टाइम ऐसी सिमिलरली यही सारा फंडा रख के जैसे ये सॉल्व किया TD, हम TR को सॉल्व कर लेंगे TS को, तो वो आता है 2.2 T कैपिटल T के इक्वल। ये हमको क्या बताता है, स्पीड बताता है, ये इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही TR की वैल्यू कम होनी चाहिए। TS से सेटलिंग टाइम 4T के इक्वल होता है, ये स्टेबिलिटी के बारे में बताता है हमको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखेंगे। स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, लिमिट E जो ET है हमारा T टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ET क्या है RT - CT। तो ये हमें एक्यूरेसी के बारे में बताता है, मतलब ऑब्वियस ही बात है एरर का यही काम है, एरर जितना कम है सिस्टम उतना एक्यूरेट है, एरर जितना ज़्यादा है उतना ही कम एक्यूरेट है सिस्टम। तो ये चीज़ हो गई। तो एरर क्या है हमारा RT - CT। तो राइज टाइम की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, ये हमारा राइज टाइम है। तो राइज टाइम असल में क्या होना चाहिए विद द डेफिनेशन की, हमारा 0 से हमारा जो है 100% तक सिस्टम चला जाए, तो वो हमारा राइज टाइम है। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कब पॉसिबल है, T=∞ पे पॉसिबल है। तो इसकी वजह से हमने क्या अलग अलग डेफिनेशंस बना दी। अब ये डेफिनेशंस अगर बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, कि जो हम सबसे मोस्ट यूज़ करते हैं वो है 10% से 90% आउटपुट हमारा जाएगा, तो हम बोलेंगे कि राइज टाइम हमने अचीव कर लिया TR। उसके लिए राइज टाइम होता है 2.2T, बट ये हमेशा सेम नहीं रहता है। क्वेश्चंस में हमें 0 से 95%, ये सारे अप्रॉक्सीमेशंस हैं, 0 से 90% भी पूछा जा सकता है, 5 से 95% पूछा जा सकता है, तो हर के लिए राइज टाइम अलग है। तो जो डिफरेंट राइज टाइम है तो ये याद रखेंगे, 0 से 95 के लिए सबसे ज़्यादा 3T, 0 से 90 के लिए 2.3T, और 10 से 90 के लिए 2.2T, और 5 से 95 के लिए 2.25T। तो ये डिफरेंट राइज टाइम निकले, ये केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। फॉर स्टेडी स्टेट की बात करें अगर, तो ये हमारा 1 टाइम पीरियड है, 1 टाइम पीरियड में हमारा कितना 63% स्टेडी स्टेट अचीव होता है, मतलब 100 हो जाना चाहिए था बट उसका 63% अचीव होता है। तो जो बचा है वो क्या है, वो हमारा टोलरेंस वैल्यू है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ बचा है मतलब 37% वो टोलरेंस वैल्यू है। और 2 टाइम पीरियड में हमारा 2 टाइम कॉन्स्टेंट में हमारा 86% अचीव हो जाता है, तो 14% हमारा टोलरेंस है। 3 टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 95% अचीव हो जाता है, और 5% हमारा टोलरेंस है। ऐसे 4 टाइम पीरियड के लिए अगर बात करेंगे, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, एक और डिफ़ॉल्ट चीज़ है कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें 4T लेना पड़ेगा, कि 4 हमारे टाइम कांस्टेंट हैपन हो चुके हैं। तो 98% और 2% इज टोलरेंस। तो इसी के लिए हम ऊपर हमने जो देखा था ऊपर हमने देखा था TS सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम इसी के लिए डिफाइंड होता है 2% वाली रेंज के लिए, ये बेस्ट रेंज मानी जाती है। और आखिरी क्या है 5 टाइम हमारे कांस्टेंट है, तो 99.56 लगभग मतलब अचीव कर लिया है। तो 1% टॉलरेंस या उससे भी कम, लेस देन 1% टॉलरेंस हमारा रहता है।
और अगर इन्फिनाइट हमारे टाइम कांस्टेंट पे है, मतलब प्रैक्टिकली तो ये होता है कि इन्फिनाइट ही पहुंचने चाहिए, तभी हम 100% अचीव कर सकते हैं, पर काम हमारा 99 इस पे 98 तक चल जाता है। तो यहाँ पे हमारा टॉलरेंस वैल्यू 0 है। टू मच ऑफ टॉलरेंस इज नॉट टॉलरेंस, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस हमारा टॉलरेंस नहीं है, वो इनेबिलिटी है। मतलब जैसे ये टॉलरेंस वैल्यू है ये, तो ये क्या है, ये दिखा रहा है कि सिस्टम हमारा इनेबल है, ये अनेबल है, सिस्टम हमारा अनेबल है, तो ये गलत है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा टॉलरेंस भी नहीं होना चाहिए। टॉलरेंस एंड स्टेडी स्टेट एरर लुक सिमिलर। अब स्टेडी स्टेट एरर जो है वो भी डिफरेंस को बताता है कि कितना हम अचीव करना चाहते थे और कितना अचीव किया है। तो एक जैसे लगते तो हैं, बट टॉलरेंस इज दैट स्टेडी स्टेट एरर दैट वी आर रेडी टू एक्सेप्ट हैप्पीली। तो टॉलरेंस वो है जितना हम खुद से एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, वो स्टेडी स्टेट एरर है, हमको मिल रहा है और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो स्टेडी स्टेट एरर नहीं है जो हम चाहते ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा टॉलरेंस भी नहीं चाहते हैं। स्टेडी स्टेट एरर की बात करें तो ई टी इज़ आर टी माइनस सी टी, इसको और डिफाइन अलग अलग करके लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यू टी माइनस 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टी यू टी। तो यू टी को कॉमन इसमें लेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस टी बाई टी और यू टी, मतलब इसको यू टी को इसमें भेज दिया, ये तो ये जो यू टी है ये वाला इससे कट जाएगा, तो केवल ये बचेगा। तो ई स्टेडी स्टेट हमारा जो आ गया, लिमिट ई रेज टू, ये इसके अंदर लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू 0। ई एस, कैपिटल ई एस भी हमारा स्टेडी स्टेट एरर ही है। आर एस अपॉन 1 प्लस माइनस जी एस इंटू एच एस, जो हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इनपुट। तो ये भी जो है ये आर एस है, ये इनपुट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ हमारा ये डिले टाइम, राइज टाइम, ये हमारा सेटलिंग टाइम डिपेंड्स ऑन सिस्टम, बट ई एस एस डिपेंड्स ऑन बोथ ऑन इनपुट एंड सिस्टम। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है ई एस जो है ये बोथ इनपुट एंड सिस्टम दोनों पे डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे केवल ये तीनों सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, ये इनपुट पे भी डिपेंड करता है और सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा आ जाता है रैंप रेस्पॉन्स, थर्ड टाइप का रेस्पॉन्स। तो टी यू टी होता है, रैंप इज हमारा आर टी इज टी यू टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s²। तो ये टी हमारा डिज़ायर्ड वैल्यू है और हमें मिलता क्या है वो भी देखेंगे। सो ये डिज़ायर्ड है बट मिलता वो नहीं है, तो सी ऑफ एस करेंगे तो 1/1+st, और इसमें हमारा ये तो बाय डिफ़ॉल्ट चलता आ रहा है पहले से, इसमें 1/s² से मल्टीप्लाई कर दिया। सो सी एस जो आया वो हमारा आया टी माइनस कैपिटल टी प्लस टी इंटू ई रेज टू माइनस टी बाई टी। ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारा स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है, जो कि यू टी के केस में क्या आता था, 1+ आता था, केवल 1 आता था। अब हमें ये मिल रहा है प्लस टी इंटू ई रेज टू माइनस टी बाई टी और बाहर यू टी, और ये जो है ये हमारा क्या है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है। अब यहाँ पे हम स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे तो डिजायर्ड वैल्यू माइनस व्हाट वी गॉट, हम चाहते टी थे, हमें मिला माइनस टी प्लस टी, टी माइनस टी, तो ये माइनस करके ये प्लस हो जाएगा ये वाला, तो टी माइनस टी मतलब हमें ये हमारा एरर आ रहा है, ओके, ई एस एस आ रहा है। ई टी में लगाते हैं इसको आर टी माइनस सी टी, तो टी यू टी, आर टी क्या है टी यू टी माइनस टी यू टी प्लस ये जो पूरा हमने सी टी इसको लगा दिया, इसका सी टी निकाल के पूरा का पूरा यहाँ रख दिया। अब इसमें इसी में जो हमारा ये आया, ये इसमें हमने क्या किया, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी लगा दिया, तो कैपिटल टी नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज 100% ट्रैकेबल। तो पहला ऑर्डर का सिस्टम है उसको हम पूरी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, मतलब उसमें एरर निकाल सकते हैं, सिस्टम पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो अभी हमने केवल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करी, उसके रिगार्डिंग हम बोल रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है। देन हम बात करते हैं पैराबोलिक रिस्पॉन्स की। तो जैसे बाकी तीनों पड़े वैसे ये है, इसमें थोड़ा ये बदल गया और t² (2 ut) हो गया ये, तो ये 1/s³, तो उसी जो हमारा बाय डिफॉल्ट सिग्नल चलता आ रहा है 1/1+st, इसमें s³ मल्टीप्लाई किया। अब हमको ये मिला t² (2) माइनस t, फिर ब्रैकेट में ये, फिर ये, अब इतना लंबा चौड़ा हमें इक्वेशन मिली पैराबोलिक के लिए। तो इसको याद करने की उतनी नीड नहीं है, बाकी तीनों वो याद होनी चाहिए। ई टी हमने निकाला आर टी माइनस सी टी, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रखी ये, और लिमिट ई टी टी टेंस टू इन्फिनिटी, ये बहुत ज़्यादा आ गया, तो पैराबोलिक के लिए बहुत ज़्यादा आता है, इन्फिनाइट आता है। और यहाँ पे क्या है कि नॉन जीरो है, ज़ीरो नहीं आया, मतलब नॉन ज़ीरो है और फनाइट है। रैंप के लिए, रैंप रेस्पॉन्स के लिए नॉन ज़ीरो है और फनाइट है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, ये एरर हो जा रहा है इन्फिनाइट, बहुत ज़्यादा हाई आ जा रहा है। नोट, स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कैन ट्रैक पोजीशन परफेक्टली बट नॉट वेलोसिटी एंड एक्सलेशन।
तो जो हमारा स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है वो क्या करता है, उसमें एरर सबसे कम किस में आता है, हमारा इम्पल्स और स्टेप में। तो वो हमारा ट्रैक कर सकता है पोजीशन को, जो सबसे पहला था ये स्टेप के रिगार्डिंग था, और वेलोसिटी किसका, रैम्प के रिगार्डिंग, और ये पैराबोलिक के रिगार्डिंग। बट इनको उतना अच्छे परफेक्टली ट्रैक नहीं कर सकता, पैराबोलिक को तो बिल्कुल नहीं कर सकता, एक्सलेशन को। तो ये हमारा अलग अलग केस के लिए आया। स्टेप के लिए क्या है, ये हम चाहते थे और इसी के करीब करीब हमें मिला है, तो ये लगभग हमारा जो एरर है स्टेडी स्टेट का वो 0 है। और रैम्प में क्या है हमारा, ये हम आइडियल है, ये चाहते हैं और करीब ऐसा मिल रहा है, तो ये जो बीच का है ये हमारा ESS है, थोड़ा है। और पैराबोलिक में क्या है कि हम ऐसा चाहते हैं और हमें मिल ये रहा है, तो ये तो दूर जा रहा है, तो एरर बहुत ज़्यादा आ गया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ये टॉलरेट किया जा सकता है और ये सही है हमारा स्टेप रिस्पॉन्स का।